कम्युनिकेबल डिसीज एक बार हो जाए कि उसके बाद क्या रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में या फिर जनरली आ जाती है, बट मतलब आ तो जाती है हमेशा ही। अब वो क्या है, टेम्पररी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। मेरे साथ एक चीज हो जाए तो वो चीज रिपीट नहीं होती और सब ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। है जी। ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा हाँ वही, अब आज ना हमें यही पढ़ना है। छोटा सा कुछ होने में पैरासिटामोल ले लेते हैं। नहीं नहीं, पैरासीटामोल तो ठीक है। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक थोड़ी है, पैरासीटामोल एंटीबायोटिक है। आई थिंक वो, हाँ बस एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो, बस सिर्फ और सिर्फ इतना काम करेगी कि आपका जो फीवर है उसको कम कर देगी, बस। हाँ तो एंटी इन्फ्लेमेटरी वही तो होगी कि आपके पेन को कम करेगी, चाहे कहीं का भी पेन हो, वो किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन बोली जाती है। हाँ ये पेन किलर है, ये सिर्फ आप बुखार आपको होगा, आपको महसूस नहीं होने देगी, मतलब बुखार उतार देगी, मतलब और कुछ तो होना चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। हाँ तो हाँ ये तो हो जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब लॉजिक ये कह रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। चलो अब हमारे पास दो तरीके थे डिजीज से लड़ने के। ठीक है, अब हमें कम्युनिकेबल डिजीज से फाइट करना है, दोनों चीज़ें। ठीक है, हम क्या लिखें यहाँ पे, फाइट अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस सीडी लिख देते हैं, चलो ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस, अब क्या है कि दो तरीके हैं हमारे पास, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, है ना। इसका हिंट आपके नोट में भी है ना। तो ट्रीटमेंट क्या है कि एक बार अगर हो गया उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं, ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरली हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल भी बोल सकते हैं। मतलब एक्चुअली कोई भी डिफरेंस नहीं है, सही बताएं। ये दोनों ही काम क्या कर रहे हैं, नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस के जो मैकेनिज्म है, बायो मैकेनिज्म्स हैं, उनको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। उससे होगा क्या, या तो जो भी इन्फेक्शन है वो डिसेबल हो जाएगा, जनरली किल ही हो जाएगा। हाँ जैसे रेप्लिकेशन रोकना एक तरीका होता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल होते हैं, हम इस टाइप के वायरस कैसे रेप्लिकेट होता है सेल के अंदर, तो सेम है, मैसेंजर आरएनए आता है, आरएनए ही तो है ये, मतलब वायरस आता है वो अपने नोड से कुछ अटैच हो जाता है। हाँ वो चीज, हाँ वो, हाँ उसका इन्फेक्शन का मैकेनिज्म क्या क्या ये इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक करना है, इसमें सवाल आया है क्या। बैक्टीरियोफेज पे आया, लेकिन क्या इस पे आया है कि वो किस तरीके से, जैसे ये जो सवाल है वो शायद आप इस टाइप का सवाल कुछ पूछ रहे हो ना, ये अगर ह्यूमन सेल है और जो वायरस आया है वो किस तरीके से यहाँ पे अटैच होगा और फिर कैसे अंदर जाएगा। नहीं रेप्लिकेट तो आसान है, एक बार वो अंदर आ गया, वो न्यूक्लियस का रास्ता ढूंढेगा, वहां पे अपना आरएनए छोड़ देगा, वो सब कुछ हो जाएगा। पर जैसे कोरोना था, वो इन्फेक्ट कैसे करता था, ये इसके ऊपर जो वो होते थे, क्या कहते हैं, क्राउन जैसे एलिमेंट, ये जो प्रोटीन थे, ये किस तरह एक्ट करते थे, है ना। वायरस सिंपलेस्ट फॉर्म में होता क्या है, आरएनए इनकैप्सुलेटेड या डीएनए इनकैप्सुलेटेड इन अ प्रोटीन शेल, है ना। अब ये जो प्रोटीन शेल है, इसके ऊपर ये प्रोजेक्शंस ही होते हैं, ये अटैच हो जाते हैं। किस तरीके से अटैच होते हैं, आई थिंक इतनी डिटेल में सवाल नहीं आया, है ना। एक बार वो अटैच हो गए, उसके बाद इंजेक्ट कर दिया अपना मटेरियल, उसके बाद रेप्लिकेट हुआ। रेप्लिकेट का मैकेनिज्म का हमें हल्का हल्का आइडिया है, अंदर ही चला जाएगा उसके पूरा, अंदर ही चला जाएगा। वायरस वेक्टर वैक्सीन भी होती है, वायरस वेक्टर वैक्सीन, वायरस वेक्टर कि हम वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल को डालना है। क्या ये
थ्योरी में है या पॉसिबल है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है ना। हाँ तो सर वो तो बैक्टीरियोफेज के साथ करते हैं। वो तो करते ही हैं, हाँ वायरस वेक्टर वैक्सीन ही होगी वो। नहीं अभी करते नहीं है, बैक्टीरियोफेज की वैक्सीन अभी डेवलपमेंट में है। क्या आर वी ऑलरेडी यूजिंग इट? ओह 6 वायरल वेक्टर वैक्सीन्स इस समय हैं 2021 के बाद से, तो ये अब होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज ही हो गया। फेज जीन्स, लाम्बडा फेज जीन्स, हाँ जी। एक दूसरे कौन सी डीएनए वाली वैक्सीन होती है? अब तो बाकी तो नॉर्मल वैक्सीन है, वैक्सीन हम देखिए क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं क्या, तो एंटीबायोटिक क्या हो गया कि हम नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस को ही रोक दे रहे हैं तो वो मर जा रहे हैं, तो ये होने के बाद का ट्रीटमेंट है। हम होने से पहले ही 2 काम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपना हाइजीन वगैरह मेंटेन करें, ठीक है। तो हम क्या कि सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। और दूसरी तरीके क्या है, वैक्सीन्स या इम्यूनिटी क्रिएट करना, ठीक है। ये हमारे तरीके हैं सारे, सबके सब तरीके ये हैं। हाँ क्या? कैंसर में तो इम्यूनोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। हाँ अब ज़्यादातर कई सारे कैंसर ऐसे होते हैं ना कि वो ऑटो इम्यून टाइप के होते हैं। ये इस साल मुझे आर्टिकल मिला था हिंदू में, हाँ यूजिंग बॉडी डिफेंस अगेंस्ट कैंसर। नाइस। सर वही जाएगी ना, फिर वही ह्यूमन बॉडी सेल्स पे एनिमी मान लेंगे। नहीं एक सेकंड, ऑल्सो नोन एज ओके। बात तो सही है, ये हमारे इम्यून सेल्स को यूज करने की कोशिश तो कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आ सकता है। हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। चलो सब, तो आज हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये करना है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें मेनली ना जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एंटीबायोटिक इतना नहीं है जितना एंटीबायोटिक का ओवर यूज और उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सिंपल है, एक ही तरीका है, क्या लाइफ प्रोसेस को रोक रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर इसका ओवर यूज कर दिया तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है, AMR, एंटी ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होगा कि अडेप्टेशन हो गई खुद माइक्रोब्स के अंदर कि अब एंटी माइक्रोब्स उस पर काम नहीं कर रहे, ठीक है। कि हमने करा क्या था कि हमने ऐसे कोई प्रोटीन बनाए थे जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर रहे हैं, किसी तरीके से उन्होंने मतलब ये जो बैक्टीरिया है उन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया कि अब वो वाले प्रोटीन इस सेल वॉल पे काम ही नहीं कर रहे, अटैच ही नहीं हो रहे, मान लो काम कैसे करेंगे। अगर ये चीज़ होना शुरू हो जाए मतलब क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया। क्या अडेप्टेशन कैसे होती है कि एडवर्स सिनेरियो में जो जेनेटिक चेंजेस तो होते ही रहते हैं, एडवर्स सिनेरियो में से उनमें से जितने बच गए वो बच गए जो कि जिन पे कि ये एंटी माइक्रोबियल एक्ट नहीं कर पा रहा था। अब ये अगर मल्टीप्लाई हो गया, अब हमारे पास कोई दवाई नहीं है क्योंकि ये दवाई तो अब एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका कॉज क्या है। सिर्फ ये नहीं है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, चलो ज़्यादा भी खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या हो रहा है ये? पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे, ये एक प्रॉब्लम है कि एक बार अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है 5 दिन का तो आपको पूरा खाना है। हाँ, एक सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन दिक्कत है। तो हम ना जितने भी प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे, जितने भी प्रॉब्लम है ना AMR की, उसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। क्या कि एक तो है ह्यूमन नेग्लिजेंस, और एक हम लिख लेते हैं इंडस्ट्री की नेग्लिजेंस, ठीक
ठीक है, अब जैसे आप कह रहे हैं कि भाई प्रिस्क्रिप्शन फॉलो ना करना या सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन, है ना, या तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही है या फिर प्रिस्क्रिप्शन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा। और कोई है नेग्लिजेंस, और सोचो क्या क्या तरीके से हो सकता है। हाँ, स्किप कर रहे हैं। स्किप करने का मतलब क्या हो गया कि हमने कुछ माइक्रोब्स को मारा, ठीक है, और बाकी के बच गए, और फिर हमने आगे डोज नहीं ली। ये जनरली बचे कौन होंगे? ज़्यादातर कुछ तक तो वो दवा पहुंची ही नहीं होगी, हमने एडिक्वेट डोजेस में नहीं खाए, पर कुछ वो वाले बच गए होंगे जिन तक पहुंची होगी लेकिन वो फिर भी बच रहे हैं। अगर हमने लगातार अटैक करके उनकी सबकी मतलब सबको मार दिया होता तो फिर प्रॉब्लम मतलब सॉर्टेड थी, अब सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बताओ, और क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली क्या है, हमने ये देखा है कि वो होते हैं ना, इनको क्या कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं। हाँ, वो इसके लिए एक ना टर्म होती है, टाउट्स कहते हैं। नहीं 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 नहीं, वो कई सारे ऐसे होते हैं, आयुर्वेद वाली डिग्री, होम्योपैथी वाली डिग्री, ये सब लेकर आते हैं। क्या नाम लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास हो जाते हैं, इनकी बात डिग्री होती है मेडिकल की। हाँ, उसके पास जाते उसके साथ बैठ के कि भाई 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि उस बस ये देख लेते हैं बुखार हो रहा है तो ये दवाई दे रहा है, ये हो रहा है तो ये दवाई दे रहा है। हाँ, ज्यादा वो नहीं उसमें नहीं पड़ते, सिंपल नहीं नहीं, हाँ जो भी है, तो पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या है कि ये जो टाउट्स वगैरह, इसको टाउट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुको, इसका ना एक टेक्निकल टर्म है, आप आंसर में यूज करोगे बड़ा अच्छा लगेगा सुनने वाले को। मैन पावर प्रॉब्लम, क्वैक्स, यस, इनको क्वैक्स कहते हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, पता होगा ये, क्योंकि पिछले महीने उसने YouTube से देख के ऑपरेशन कर दिया था बंदे ने। क्या? हाँ, ऊपर में आया था तो क्वैक्स पता है क्या करते हैं, मतलब ये चलो ये तो हो गया। जनरली ये क्वैक्स, ठीक है, ये कई सारे तो ऐसे होता है, ऐसी झोला छाप होते हैं। झोला छाप क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि कई बार आपने देखो गलियों में दांत ठीक करा लो ऐसा झोला लेकर आते हैं। पहले आते थे। हाँ, अब दिल्ली ऐसी जगहों में आप कहाँ आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अब क्या है कि ये प्रॉब्लम, कोई, मैंने आपको बताया कितने डॉक्टर हैं देश में, लाइव 8-9 लाख ही डॉक्टर हैं जो इस समय काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, जो डॉक्टर्स हैं वो तो सर्टिफाइड हैं, मैं कह रहा हूँ फिर अगर इतने कम डॉक्टर हैं तो लोगों को इलाज की जरूरत है। कोई दांत पकड़ के तो बैठा नहीं होगा कहीं दूर दराज इलाके में, वो झोला छाप भी आ रहा है, अगर वो 90% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल है तो कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी उसको आकर बता देगा, अरे इन्होंने हमारा इलाज करा था, करवा लो। बजट फ्रेंडली है ना। तो अब क्या है कि अब ठीक है, उनको करना क्या है, वो दांत निकालेंगे, एंटी माइक्रोब दे देंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे, पेन किलर दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, दांत ठीक भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट ये है, प्रॉब्लम तब होती है तो इनमें से कोई भी चीज प्रॉब्लमेटिक तब तक नहीं है जब तक प्रॉब्लम नहीं हो रही। डॉक्टर्स का जो एरर रेट होगा वो लेस देन 0.1% के आसपास होगा, इनका एरर रेट होगा 10% से ऊपर होगा। करने को तो स्किल ही तो है, करने को तो हम कर देंगे, हमें नुआंसेस नहीं पता कि जब कोई चीज कॉम्प्लिकेट होगी तो क्या करेंगे, है ना। डॉक्टर की ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास क्वैक्स हैं, और क्या है, हमने ये देखा है कि प्राइवेट, और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टडीज के थ्रू आया कि प्राइवेट डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं। जनरली ये देखा गया कि प्राइवेट डॉक्टर्स जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जनरल केस में क्या है, जैसे देखो आप, टीबी का केस था, है ना, टीबी का हम टेस्ट नहीं करेंगे, क्यों? डायग्नोस्टिक्स महंगी चीज है, ठीक है। हम टेस्ट करने बैठेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे आपको किस माइक्रोब ने इन्फेक्ट करा है, एंटीबायोटिक, होस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स दे दो, कोई ना कोई तो काम कर जाएगी। फिर भी नहीं उतरा तो टेस्ट कराएंगे, है ना। बेटर प्रैक्टिस ये भी हो सकती है कि पहले जाते ही टेस्ट कराओ। वैसे कई केसेस में क्या होता है कि मतलब जो वायरस या बैक्टीरिया वो इतना फैला ही नहीं होता है कि वो किसी टेस्ट में डिटेक्ट हो पाए, ठीक है। होस्ट ऑफ टेस्ट कभी कभी करा ही नहीं पाते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं होता, बट जब पॉसिबल होता है तब भी हम क्या है कि टारगेट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं देते, हम क्या है एक होस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स एक साथ दे देते हैं। उस पर भी टेक्नोलॉजी है टीबी डिटेक्शन में।
नहीं वो पीसीआर है। पीसीआर टेस्ट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अच्छा developed CRISPR Cas-based TB detection system and is lawfully entitled to enter a ओके बट ये काम कैसे कर रहे हैं इन्होंने बताया नहीं, सिर्फ एक लाइन में लिख दिया कहीं पे। Council invited an expression of interest from organization, companies and manufacturer for transfer of technology for commercialization CRISPR-Cas-based TB detection। ओके ओके अब वैसे अगर लॉजिक लगाओ तो क्या हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? क्रिस्पर करता है क्या वैसे? क्या बोलते हैं, डीएनए को कट करके हाँ उसमें जीनोम फिट करके हाँ और डीएनए लाइगेज से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले ये पहचान कर लेता है पहचान कर लेते है ना। पहचान कर लेने का मतलब है कि अगर टीबी है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली ये पहचान भी कर पा रहा होगा, तो क्रिस्पर ये कर तो पा रहा होगा, लेकिन फिर डिटेक्ट कैसे करेगा? क्रिस्पर बेस्ड क्रिस्पर बेस्ड डायग्नोस्टिक्स एक अपने आप में ही साइंस है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी। यार बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, एकदम से ही एक्सप्लोजन हो रहा है इतनी सारी चीज़ों का, मतलब ट्रैक करने से ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं। डायग्नोस्टिक बायोलॉजिकल रूप, हाँ तो वही काम कर रहे हैं, ये डिटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स को, डीएनए आरएनए को, है ना, न्यूक्लिक एसिड क्या होगा। फिर इजी हो जाएगा ना टीबी डिटेक्शन। यस 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 बट ये सर क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास पब्लिक तक पहुंच पाएगा? हाँ पहुंच जाएगा, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है वो सस्ती होती है सबसे पहले, इसलिए पहुंच जाएगा। अच्छा यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज़ है कि ये ना मैं आपके नोट्स के लिए नोट कर लेता हूँ कि इसमें बस इन डायग्नोस्टिक में एक छोटा सा अंतर है। हाँ ये कॉस्ट इफेक्टिव है ज़्यादा, इनफैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव। फायदा क्या होगा? एक नया तरीका मिल गया, वो जनरली फायदेमंद ही होता है। एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाएगी ट्रीटमेंट में या ऐसे कुछ? देखो इनको ये जो होस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज है ना, इनको पीसीआर बेस्ड टेक्नोलॉजीज कहते हैं। पीसीआर बेस्ड टेक्नोलॉजी, हाँ जो वहाँ पे थी एग्जैक्टली सेम है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब पीसीआर बेस्ड जितने भी टेस्ट होते हैं, अगर हम टेस्ट की बात करें ना, एक आप यहाँ टेबल चाहो तो बना सकते हो, अगर कहीं बनाना चाहो, क्योंकि आपके नोट्स में नहीं है तो बेटर है बना लो। 2 टाइप के टेस्ट हैं हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, एक एलिसा और पीसीआर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक क्रिस्पर भी डाल देते हैं, चलो ठीक है। और जब ये हम टेबल लिख देंगे, कोई इसकी फोटो ले लेना ताकि मेरे को टाइम मिले तो इसकी एक टेबल बना के नोट्स में भी डाल दूँ आपको जो फाइनल मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो हाँ जी, तो देखो एलिसा टेस्ट क्या करता है कि ये हाँ ये क्या करता है कि प्रोग्रेशन, हर्ड प्रोग्रेशन एक चीज यूज करता है। हर्ड प्रोग्रेशन क्या है कि एक बार हम कल्चर कर देते हैं, वो कितनी तेजी से फैल रहा है, उसके बाद हम एलिमिनेशन में, और हर्ड प्रोग्रेशन एंड एलिमिनेशन 2 चीजें यूज होती हैं। ठीक है, कि ये इस टाइप का नहीं है, 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 तो इस टाइप का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है, लेकिन पीसीआर टेस्ट क्या करता है, वो दूसरे तरीके से, ये एलिमिनेशन है, ये डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन कैसे, ये डीएनए एंड आरएनए को चेक कर रहा है, ये भी डीएनए आरएनए को चेक कर रहा है। ठीक है, तो पीसीआर क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई डीएनए आरएनए, डिटरमाइन स्टेटस ऑफ एनिमल्स साइंस
बट ये क्या है कि इसके अलावा पीसीआर टेस्ट क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ एनिमल विद क्लिनिकल साइन, लेकिन यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स भी ये यूज करता है। मतलब जो टेस्ट करने वाला बंदा आएगा वो ये भी नोट करेगा कि हाँ आपको कफ है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, पर इसमें इन दोनों ही चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स की जरूरत नहीं है, ये प्योरली डीएनए रिकॉग्निशन पे जा रहा है, ठीक है। नहीं, ये डीएनए रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये प्रॉपर स्ट्रैंड रिकॉग्नाइज करने वाली चीज है ना। और यहाँ पे Cas9 की जगह Cas12 यूज हो रहा है, बस ये एक चीज ध्यान रखना है। जो एंजाइम यूज हो रहा है, कुछ बैक्टीरिया में कुछ अलग किस्म का एंजाइम होता होगा, Cas12 का टाइप का कोई एंजाइम यूज हो रहा है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एक पूरा स्ट्रैंड चेक कर ले रहे हैं। जनरली वैसे मतलब जीन, हमने जब वो जीनोम को हम चेक कर रहे होते हैं, जनरली ऐसा नहीं होता कि पूरा स्ट्रैंड हम चेक कर रहे होते हैं, हम जीन आइडेंटिफायर्स को यूज कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये पुराना जीन आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है ना, आइडेंटिफायर्स के थ्रू, कि बीच बीच में यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट ये मिला, यहाँ पे सेगमेंट ये मिला, उससे रिकॉग्नाइज कर रहा होगा ये, ठीक है। तो क्या है कि ये एक्यूरेट नहीं होगा, इसलिए इसको साइन एंड सिम्टम्स की जरूरत पड़ रही है चेक करने की, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, एग्जैक्टली स्ट्रैंड, क्यों क्रिस्पर कर क्या रहा था, वो तो एक एक चीज को लेकर उसका कुछ बना दे रहा था ना, उससे तो हम प्रोटीन सिंथेसिस तक कर पा रहे हैं एकदम एक्यूरेटली। उसमें ATGC एग्जैक्टली हमें पता है किस उसमें आ रहा है सीक्वेंस में, तो ये काम कर रहा है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है ना। इसका एक बार वो इसकी फोटो लेकिन बाद में खींचना, पहले अब हम इस पर आते हैं कि किस हर्ट प्रोग्रेशन। सिंपली यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि सिंपली ये जो बैक्टीरिया है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, इसका कल्चर कैसा है। जनरली जब हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं ना, या जैसे ब्लड कल्चर टेस्ट भी अगर कर रहे होते हैं, है ना, अगर हमें, आपने देखा है कभी भी ब्लड कल्चर टेस्ट 3 दिन या 5 दिन लेता है। जब भी आप डायग्नोस्टिक के लिए जाएंगे कि हमारा मतलब कल्चर कर दी जाए, वो 3 या 5 दिन लेता है। क्यों? कल्चर मतलब कि हम उसमें कुछ शुगर्स वगैरह डालकर उस बैक्टीरिया को पेट्री डिश में ग्रो होने देते हैं। क्यों? वैसे एंटी माइक्रोबियल, सॉरी माइक्रोब क्या है, उससे हमारे जो बॉडी है वो खुद भी लड़ रही होती है, तो उसकी पॉपुलेशन उतनी तेजी से ग्रो नहीं होती है। हम क्या कर रहे हैं, ब्लड लेने के बाद उसको सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं कि तुम अब ग्रो, ठीक है। उस पेट्री डिश में उसको ग्रो कराएंगे और उसके बाद उससे स्ट्रेन को लेकर उसको चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब जनरली शायद इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को ये नहीं पता कि ये टाइम उतना लेगा कि नहीं, एक बार ये देखें। ओके, ये रैपिड है उस सेंस में, दिस इज अ रैपिड टेस्ट। हाँ जी, पेट्री डिश में हम इनको डाल रहे हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है इसको हमें कल्चर करना पड़ रहा है, ठीक है। जिस चीज को कल्चर करना पड़ेगा वो रैपिड टेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये है रैपिड टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम रैपिड बना सकते हैं। जब इस पीसीआर को अगर RT-PCR कर दिया ना हमने, तो ये रैपिड हो जाता है जी। ये रैपिड करा जा सकता है, ठीक है। यहां पे जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो पॉलीमरेज आ रहा है वो है, पता है क्या? हमने पॉलीमरेज पढ़ा था, यस, RNA पॉलीमरेज, DNA, यस, ये वो है। तो क्या है, DNA रिकॉग्निशन यहां पर हो रहा है, लेकिन क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में हो रहा है, पूरा स्ट्रैंड नहीं हो रहा, इसलिए हमें बस ये काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे वो Cas9 एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे भी पॉलीमरेज वगैरह का यूज करेगा, लेकिन Cas9 एंजाइम क्या करेगा, पूरा स्ट्रैंड को ले लेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये उस सेंस में फिर रैपिड है। इसको कल्चर नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पे डेवलप करना पड़ रहा है, ये रैपिड नहीं है। नहीं, हम ये देख रहे हैं कि कैसे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट से हम कैसे टेस्ट करते हैं डिजीजेस को, ठीक है। हाँ, अब हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कर रहे थे, हमने देखा था कि ह्यूमन नेग्लिजेंस एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, बताओ, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और क्यों होगी, क्या क्या वजह हो सकती है?
हम और इस वाले टॉपिक में हम आए क्यों थे, इसलिए आए थे कि हम ये कह रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं कि टेस्ट करे बिना दवाई दे दे रहे हैं, और जनरली हम क्या कर रहे हैं, होस्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स दे दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, मतलब एंटीबायोटिक खूब सारी नहीं, जनरली नहीं सिम्टम्स हम देख रहे हैं। अब इस टाइप के सिम्टम में कौन सी चीजें ये सारे डिजीज हो सकते हैं, होस्ट ऑफ डिजीज। इन होस्ट ऑफ डिजीज पे ये वाली होस्ट ऑफ एंटी माइक्रोब्स लगते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, वो बनाकर दे दिया, जनरली सारे दिन दे रहे हैं, कोई तो काम कर जाएगा, कुछ काम नहीं करता, फिर टेस्ट के लिए बोलते हैं, हाँ कि ब्लड टेस्ट कराओ, है ना। हम मतलब क्या होना चाहिए कि जनरली क्या होना चाहिए कि जैसे टीबी है, टीबी डिटेक्शन क्या है कि आपने नॉर्मली एंटी माइक्रोब्स दिए, ठीक है, फिर भी नहीं उतर रहा, हफ्ता भर हो गया, और थोड़ा सा दे दिया, नॉर्मल टेस्ट कराया, कुछ नहीं हुआ, फिर जब खून आने लगा फिर उसका टेस्ट कराएंगे, अब ये टीबी डिटेक्ट हुई है। एक बार में हो गया था क्या? तो आपका डॉक्टर अच्छा होगा कि उसने शुरुआत में ही ये चेक कर लिया होगा कि पॉसिबल है कि टीबी हो सकती है, ठीक है। पाँच दिन के बाद ही कहा होगा टेस्ट, तो फिर भी पहले दिन क्या दिया था, नहीं पहले दिन तो सिम्टम्स के हिसाब से कुछ दवा दी, बोला कि ये टेस्ट कर लो, हाँ, फिर वो इंजेक्शन बदल गया था हमारा, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें वो इंजेक्शन मारा नहीं, खून निकाला ना, मतलब मारा था, तो मैं इंजेक्ट करा, कुछ इंजेक्ट करा, फिर इसको इसी के कुछ देख के ही बोला। ओ तो मैं सीधे टीबी, ओ तो मैं यार वो उसने शुरुआत में कुछ तो टेस्ट करा होगा, टीबी उसने कंफर्म तो करा होगा किसी तरीके से ये टीबी है, तभी तो उसका वो दे दिया। अरे एक सेकेंड, नहीं, अब क्या है कि चलो ठीक है, ये ना क्या है, वैक्सीन है, ठीक है, उसने सिम्टम आने से पहले ही वैक्सीन दे दी है मोस्ट प्रोबेबली। तो सही है ना, क्या एक्सपीरियंस आगे में देखते हो, हाँ देखते हो उसे, पता नहीं कोई कील। हाँ चलो, तो क्या हो रहा है कि हम प्रिस्क्रिप्शन गलत ले रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे, कोएक्स की प्रॉब्लम है, पर डॉक्टर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम है ना। डॉक्टर्स भी क्या है, उसको सही से डायग्नोज नहीं कर रहे हैं और सीधे दे दे रहे हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है क्या, अगर ड्रग्स एक्सपायर हो गए में फेक किया से होता है। हाँ तो हम क्या बोले इसको, ह्यूमन नेग्लिजेंस बोले, इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस बोले, हम मेडिकल वेस्ट है, हाँ हम ओवरऑल मेडिकल वेस्ट लिख देते हैं, मेडिकल वेस्ट यस। क्योंकि कंपनी क्या करेंगी कि अब ये बनाने के लिए होना चाहिए होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब ये जो इंग्रेडिएंट है वो यूज करके दवाइयां बना देंगी, कभी कभी उसका वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएगा। अब इसका क्या करें, इंडिया में बड़ा आसान है कि वो जो इंस्पेक्टर आएगा उसको पैसे देके आप सीवेज में छोड़ना शुरू कर दो सीधे ही, कौन पूछ रहा है, ठीक है। वेस्ट के साथ आपको डील नहीं करना है, बट उस वेस्ट के साथ सीवेज सिस्टम तो डील कर रहा है, ठीक है। इट इज अ कम्युनिटी ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। वहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा जहां पे माइक्रोब, और वहां पे आपने ऐसे अंधाधुंध एंटी माइक्रोब डाल दिए, वहां पे जितने भी माइक्रोब्स बचेंगे ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले होंगे। अब जनरली इट इज वेरी रेयर दैट ए माइक्रोब जम्प्स फ्रॉम एनवायरमेंट टू ह्यूमन पैथोलॉजी, बट व्हेन इट डज इट इज डेंजरस। ह्यूमन पैथोलॉजी में ऐसे नहीं है कि आ जाएगा, जनरली ऐसा नहीं होगा कि ऐसे जंप होता हुआ मिलेगा, बट ये बहुत बड़ा सोर्स है माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का। हाँ जी, ये फूड चेन में जा सकता है, बिल्कुल 1000 चीजें कर सकता है ये 1000 चीजें कर सकता है। और कोई तरीका, हाँ हाँ वो तो ठीक है, और भी कई तरीके, मान लो एग्रीकल्चर में कैसे, पेस्टिसाइड एंटी माइक्रोब्स नहीं है, वो तो सीधे टॉक्सिक एजेंट्स हैं, वो सीधे ही मार दे रहे हैं। वो जो पेस्टिसाइड है वो हमें भी मार देता है, वो हमारे लिए भी जहर है ना। एंटी माइक्रोब्स तो वो है ना जो हम कंज्यूम कर ले रहे हैं, हमारे लिए जहर नहीं है वो। हाँ मतलब ठीक है, वो तो ओवर यूज है, ये सारे ह्यूमन नेग्लिजेंस ओवर यूज वाले सिनेरियोज हैं। इंजेक्शन किनको लगते हैं, कैटल, हाँ नहीं फूड में तो वो क्या है कि वो ग्रोथ के लिए हार्मोन्स वगैरह कुछ देते हैं, प्रिजर्व करने के लिए भी देते हैं, बट यहाँ तो हम एंटी माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। आपने ये सही बोला, लाइव स्टॉक,
हम क्या, इनफैक्ट 2/3 of all antimicrobial resistance is caused by this, not by this. हैं? मिल्क से। कि हम कर क्या रहे हैं कि गाय भैंसों को सीधा उठा के इंजेक्शन ठोक देते हैं, बीमार होते हैं। आप सोचो हमारे ऊपर ओवर यूज हो रहा है, जो बोल नहीं सकता उसके ऊपर तो क्या ही ओवर यूज हो रहा होगा, है ना। तो इससे वो कह रहा है कि इससे क्या है कि डायरेक्टली हमारी फूड चेन में आ जा रहे हैं, ठीक है। और ये इसलिए सबसे ज्यादा मतलब 2/3 वॉल्यूम के टर्म्स में वैसे नहीं कि कितना एंटी माइक्रोबियल इन जनरल एनवायरनमेंट में जा रहा है, वो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो हमें इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी फूड चेन में आ रहा है, वो 2/3 है सारा बर्डन का। पोल्ट्री भी आएगा, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, जो कुछ भी है ह्यूमन कंजम्पशन में, जो कुछ भी जा रहा है वो सारी चीजें, ठीक है। हम अंडे खा रहे हैं ये सोच कर कि भाई संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और पता लगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है। प्रोटीन नहीं नहीं, टेंशन फ्री होकर खाओ। अज्यूम करो कि सरकार कुछ सोच रही है तुम्हारे बारे में। मेरे पास एक पाम टाइप है, अब दैट वेस्ट नहीं वो तो ठीक है, उनसे बोलना कि जब आप इंजेक्शन लगाया करो ना मेरे को बुलाया करो, मेरे को देखना है मेरे को देखना है कैसे लगाते हो आप ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, इससे हमें क्या प्रॉब्लम, ठीक, एक तो सीधी प्रॉब्लम कि बीमार हो गया तो क्या होगा। फिर सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सर्जन्स की प्रॉब्लम और बड़ी है। क्यों? जब भी वो सर्जरी कर रहे होते हैं उन्हें फुल्ली सैनिटाइज होकर जाना होता है, यहाँ तक हाथ धोकर जाते हैं, फिर गाउन पहन कर जाते हैं, उसके ऊपर है ना, हाँ है नहीं, हाँ पर्सनल प्रोटेक्शन ये किट होती है ना, तो ये पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, कि आप पूरा गाउन पहनते हैं, उसके ऊपर ग्लव्स डालते हैं, सब इतना सैनिटरी एनवायरनमेंट रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? कि गलती से कोई कोई माइक्रोब आ गया और उसने इन्फेक्ट कर दिया तो बंदा बहुत बीमार हो जाएगा। तो क्या होस्ट ऑफ एंटी माइक्रोब्स उनको भी देने होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, कि भाई हमें पता है कि इस एनवायरनमेंट से हम बचा कर नहीं रख सकते उस ओपन वूंड को, तो हमें देना ही है। हाँ प्लास्टिक का रोल है, नहीं प्लास्टिक वो बैरियर है जो हमें रोक रहा है वहां से, ठीक है। अब हाँ नहीं, प्लास्टिक के ऊपर चिपकेंगे बट आर पार नहीं हो पाएंगे ना, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि एक बार अगर आपने पीपी किट यूज कर ली उसको हटाना ही होता है, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। और ये अपने आप में एक सोर्स है बड़ा मेडिकल वेस्ट का। बायोमेडिकल वेस्ट एक बहुत बड़ी एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा था, बायोमेडिकल वेस्ट अलग से 4 बॉक्सेस थे, पीले, नीले, लाल, काले, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट 4 टाइप के होते हैं इनफैक्ट, क्या कि जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जो एकदम ही टॉक्सिक है, जिनको ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वगैरह कुछ कर देंगे, माइक्रोब्स हो सकते हैं जो फैल सकते हैं, हाँ उनको इंसररेट ही करना है, उसका डिस्पोजल का तरीका अलग है। तो 4 किस्म के वेस्ट, सबका अलग तरीका। क्यों? ये एनवायरनमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं इस टाइप का वेस्ट, है ना। खैर, अब सर्जन्स के लिए सबसे बड़ी हेडेक क्या है कि अब उनके पास नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स कम होती जा रही हैं और नंबर ऑफ सुपर बग्स बढ़ते जा रहे हैं। सुपर बग्स क्या होते हैं? वो बग्स जो कि इतने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है कि अब उन पे ज्यादातर एंटीमाइक्रोब काम ही नहीं कर रहे। मतलब एक बार ये इन्फेक्ट हो गया, यू आर ऑन योर ओन। आपका इनेट तो नहीं, मतलब जो भी है इम्यूनिटी सिस्टम अगर उनको रोक दे तो रोक दे, वरना आप कुछ नहीं कर सकते, फिर डेथ है, टाइम आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या, इनफैक्ट मेरे बाबा थे 97 की उम्र में गए, हमने बहुत टाइम तक मतलब उनका परहेज वगैरह कर करके, कभी पोटेशियम कम हो जा रहा है, कभी कुछ, हमने उस हिसाब से बैलेंस डाइट करके कर दिया। जब फाइनली जब उनकी डेथ हुई, जब हमने एक दिन पहले जो ब्लड टेस्ट कराया था, उनके जाने के 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई, क्योंकि कल्चर में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसमें जब हमने चेक करा कि इनमें से कितने, मतलब क्या क्या कॉजेस थे, क्या क्या मतलब फेलियर हुआ, तो उसमें उन्होंने बताया, क्योंकि लास्ट में वो था ना पोस्टमार्टम वगैरह, है ना,
तो मतलब हमने खुद से ही मतलब अपनी जानकारी लिए करवा दिया कि क्या क्या है, और ऑर्गन फेलियर उन्होंने दिखा दी इतने सारे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बता दिया कि कौन से बग्स थे, कौन से इन्फेक्शंस थे, उनमें से 2 सुपर बग्स थे, रोक ही नहीं सकते थे हम उस शायद को। नहीं, टीबी नहीं थे, नॉर्मली ओल्ड एज रिलेटेड कॉजेस, बीमार हुए चले गए। तो जनरली वो होता है ना, बीमार हुए चले गए, वो ये चीज होती है जनरली केसेस में। आप बीमार हुए, आपने दवाई दी लेकिन फिर भी नहीं बचे, हुआ क्या, वो सुपर बग है कोई, जिसको उस एंटीबायोटिक ने नहीं मारा, है ना। तो ये चीजें हैं। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, तो ये हो गए सुपर बग। पर मैं सुपर बग पाया गया क्या चीज, अरे हाँ, मैं ये बता रहा था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि अब सर्जरी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है ना। कुछ सर्जरीज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते, इमीडिएटली हमें चाहिए। हम कैसे करेंगे ये काम, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई कि हमारे लिए कोई भी नॉर्मल इन्फेक्शन फेटल हो सकता है, डॉक्टर्स के लिए सर्जरी करना इम्पॉसिबल हो सकता है। अब क्या है कि इन हम ये जो एंटी माइक्रोब्स थे, हम इनको डिस्कवर कैसे करते थे, हम माइक्रोब्स के पाथवेज, बायोकेमिकल पाथवेज चेक करते थे, उस पर किस तरीके से अटैक करें ये डिस्कवर करते थे। हम ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि अब हम और भी कुछ प्रोड्यूस करेंगे, वो ऐसे प्रोसेस होंगे जो हमारी बॉडी में भी चल रहे हैं। हम और ज़्यादा एंटी माइक्रोब्स बना ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाए, क्या कि हमारे पास कुछ है नहीं लड़ने को, एक बार हो गया फिर तो सिर्फ और सिर्फ सिम्टम रिलेटेड ट्रीटमेंट होगा। बुखार आ गया, बुखार उतारो, पैरासीटामोल दो बस, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज अब क्या है, इसके अलावा एक चौथा पॉइंट है जो कोई नहीं सोचता है, वो है सोशल डिस्पैरिटी का पॉइंट। क्या कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों हुआ, क्योंकि किसी सेठ ने बाहर डाल दिया खाना, वो ये मतलब एंटी माइक्रोब्स, ठीक है। किसी ने ओवर यूज कर लिया, ओवर यूज जनरली उसने कर दिया जिसके पास पैसे थे, कि भाई कुछ नहीं है, सारे दे दो, मेरे को 2 दिन में ठीक होना है, ठीक है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, उन पे हो रहा है जो कि एक बार की दवाई भी मतलब खरीदने से पहले सोचते हैं। इम्पैक्ट तो पूरी सोसाइटी पे हो रहा है ना, है। तो ये अपने आप में एक सोशल डिस्पैरिटी है कि प्रॉब्लम कोई और कॉज कर रहा है और फाइनली उसको सहेगा कौन, कोई और। हाँ ऑब्वियसली, है ना। जो वो व्यक्ति हैं कि भाई यार अभी जाएंगे यार, 200 रुपये का खर्चा हो जाएगा, देखते हैं ऐसे उतर जाए, है ना, जो दवाई भी नहीं लेना मान लो, है ना। तो हाँ, तो वो वल्नरेबल सेक्शन है। इसको क्या बोलेंगे लोग, सोशली इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, साइकोलॉजिकली वल्नरेबल है, वॉलंटरली। और है ना कुछ लोग कि भाई पता है लोगों को ना खाने को नहीं मिलता, एक दिन मैं भी भूखा रहा करूंगा हफ्ते में। तो ये ऐसा हो गया। मेरे ना एक 12th में मैंने एक कोचिंग ली थी, उसके लिए जेई के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक वो होते थे कि भाई हम ये कह देते हैं कि जो ये है, गलती से बुला लिया मैंने हरिराम को, वो ये कहते थे कि भाई हम ये कहते हैं कि ये जो पुअर लोग हैं डिसएडवांटेज हैं, हम देखो किसने एडवांटेज पे बैठे हुए हैं, ज़्यादा डिजर्विंग लोग नहीं जा पा रहे हैं, जेई क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब वो ये कहते थे कि एक बात बताओ कि कोई भी एक आपने वो सुना कि कार्ल सेगन का कल मैंने वो बताया था ना, क्या इन ऑर्डर टू ट्रूली डिस्कवर अ पाई यू हैव टू फर्स्ट डिस्कवर यूनिवर्स। मतलब उसका एक इम्प्लीकेशन ये भी है कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के बेस पे बैठी हुई है ना। अब बात ये है, जो पुअर बंदा है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या तो हमने बराबर रिसोर्सेज दे भी दिए, हम बिना ये रिसोर्सेज दिए हम ये कैसे चेक कर रहे हैं कि भाई वो क्या था, मतलब काइंड ऑफ अगर उसको रिसोर्सेज दे भी दिए होते, ठीक है, तो भी पहली बात तो रिसोर्स मिले नहीं, है ना। अब ये काम हमारा नहीं था कि ये मतलब वो कुल मिलाकर वो जो टीचर थे ना, वो ये करने की कोशिश करते थे, किसी दिमाग में गलती से ये ना आ जाए कि भाई हम ऑलरेडी एडवांटेज हैं और वो डिमोटिवेशन का एक कारण बन जाए कि भाई पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो वो उस सेंस में ये सारी बात करते थे। खैर छोड़ो।
अच्छा हाँ, एक ना फैक्ट है यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है कि WHO रिपोर्ट हैज प्रेडिक्टेड दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मे कॉज ए राइज इन द नंबर ऑफ डेथ्स बाय 20 लाख पर ईयर बाय 2050। इंडिया में 20 लाख डेथ हर साल सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से, कि वायर इन्फेक्शन हुआ और हमारे पास कुछ था नहीं प्रिवेंट करने को, बाय 2050। ज़्यादा नहीं, 25 ही साल और 25 साल बाद हर साल 20 लाख मौतें सिर्फ इसलिए हुआ करेंगी क्योंकि हमारे पास कोई ड्रग नहीं है ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब इन सारी चीज़ के लिए हमारे पास कुछ कैंपेन लॉन्च हुए हैं। क्या 10 बज गए ना? इसका मैं PDF बनाकर एक बार इनको मैं दे देता हूँ ना। 82 to 100 फाइल 10 मैं क्या स्किम थ्रू करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर से कि हमारे पास वो क्या हैं जो तरीके इसको इसके खिलाफ ना 1-2-3 कैंपेन इंपॉर्टेंट चलाए गए हैं। एक तो है रेड लाइन कैंपेन। सुना है रेड लाइन कैंपेन क्या होता है? यस, हाँ बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज़्यादातर हम दोबारा फिर से पढ़ेंगे कब, जब मैं आपको गवर्नेंस का नोट दूंगा ना, उसमें मैं डाल के दूंगा पहले से, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन है बट गवर्नेंस का कोई भी यहाँ पे इस UPSC नगरी में कोई भी टीचर हेल्थ एजुकेशन के अलग से नोट देता नहीं है क्योंकि कंपाइल्ड नहीं है ठीक से। ठीक है, मैं ये जितने भी कैंपेन है हेल्थ एजुकेशन के सबके अलग से भी बना कर दूंगा, क्योंकि जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हम पूरा प्रोग्राम यहाँ साइंस टेक में नहीं कर पा रहे, हम हेल्थ एजुकेशन यहाँ नहीं कवर करेंगे तो और कहाँ करें फिर? कोई तरीका नहीं है ना, लेकिन उस पर सवाल तो आ रहे हैं। ठीक है, तो एक रेड लाइन कैंपेन है, क्या है? एक और मेरे को याद आया, यहाँ पे ना इसको पता नहीं कौन से ड्रग कहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर दे देते हैं ना, इस टाइप के ड्रग को कुछ कहते हैं। जैसे ये डीकोल टोटल था, ये इस टाइप का ड्रग मैंने लिखा हुआ है क्या? पता नहीं, इसको शायद कुछ मतलब ऐसा है ना कि ड्रग का पैकेज बनाकर दे देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, मतलब जैसे डीकोल टोटल है, उसमें पता है क्या है कि आपको पैरासीटामोल के अंदर एंटीबायोटिक के अंदर कुछ मतलब बना मिलाकर दे दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीबायोटिक दोनों मिलाकर कुछ दे दिया एक टैबलेट में। हाँ, और फिर वो इसको करते हैं कि हर चीज़ का ये रामबाण इलाज, लो इसको खाओ और बस। हाँ, सुपर ड्रग बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। और वो होता क्या है कि वो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, है ना। तो इस चीज़ को डील करने के लिए, इस टाइप के किसी ड्रग को डील करने के लिए क्या करा गया है, वो एक रेड लाइन कैंपेन बनाया है कि आप जब जाओ, मान लो आप अवेयर रहना चाहते हो, आप अवेयर होगे कैसे कि आपने जब वो ड्रग पढ़ा, आपको क्या पता उसके अंदर क्या है ना। तो जब भी कोई कंपनी इस टाइप का कोई ड्रग बनाएगी तो उनको जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं,
चाहे वो मिले हुए हैं या अलग से, उन सबको एक रेड लाइन देनी पड़ेगी। तो आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे जाना है, आपको क्या चेक करना है जब आप दवाई ले रहे हो, उस पर जो पीछे कोई रेड लाइन होगी नहीं, जहाँ पे लिखा होता है ना पीछे वाली साइड, वहाँ पे चेक करो रेड लाइन है क्या कोई। अगर रेड लाइन है विच मीन्स इट कंटेन्स एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल कुछ भी, ठीक है। तो ये है रेड लाइन कैंपेन, ठीक है। नहीं आप लो, बट प्रिकॉशन के साथ। आपको ये पता होना चाहिए आप ले क्या रहे हो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है आपकी, बस इतना ही। उससे क्या होगा? नहीं, उससे ये है ना कि आपको ये तो पता है ना वो डॉक्टर आपको दे क्या रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है। पर ये है ना कि ये अकाउंटेबिलिटी तो है ना। अब हमें पता है कि किसी खाने में मैंने तो तुम्हें बता के नहीं वो नहीं है। आप ये इस तरह सोचो कि आपका कोई खाना है और उसमें एक प्रिजर्वेंट है, बट फिर भी हम उस पर लिखवा रहे हैं ये प्रिजर्वेंट है, इट कंटेन्स आर्टिफिशियल शुगर्स लिखा है। अब जो इन्फॉर्म्ड बंदे हैं वो तो फिर कम खाने की कोशिश करेंगे ना, या अपने डॉक्टर के पास जाकर बताएंगे कि सर ये एंटीबायोटिक दे रहे थे क्या आपने बताया नहीं मेरे को। इतना भी अकाउंटेबिलिटी काफी है। जो भी करेगा बट एटलीस्ट ये तो है, अब मान लो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन वाला बंदा है ना, वो बंदा लेकिन अवेयर तो है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कुछ चीज होती है, हो सकता है, तो एटलीस्ट सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन में ही देख लेगा कि रेड लाइन है, ध्यान से लें। मतलब हाँ नहीं, आप खाली सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट कर लो। ज्यादातर ये जो चीजें हैं ये सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट से हो जाती है, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है क्या, टीबी जैसी चीज पे अगर सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करने बैठ गए तो उससे कुछ हल नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको डायग्नोस्टिक कराना ही पड़ेगा। इसलिए बेटर क्या है, डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर बेटर जानता है हाँ कि सिम्टम क्या है। फिर पता लगता है कि हम यार हमें तो कैंसर हो रखा है लास्ट स्टेज पर हम। लेकिन सर उसको कैसे पता होगा, तो फिर वो क्या बोलते हैं नेगलेक्ट नहीं करेगा उस दवाई को। हाँ नहीं पॉइंट अब क्या है कि हाँ ये सही बात है कि ना रेड लाइन अपने आप में कहीं वो एक टैबू ना बन जाए कि भाई इसमें रेड लाइन है ये ज़्यादा नहीं लेनी। पॉइंट ये हमें कोर्स फिर भी कंप्लीट करना है, तो रेड लाइन अपने आप में काम नहीं करेगा, हमें एडिशनली अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है कि एंटीबायोटिक या तो नहीं लेनी है तो कोर्स कंप्लीट करना है ना। और डॉक्टर ने जैसा बोला है उसको मानना है, डॉक्टर जानता है, खुद से नहीं करना है ना। हो सकता है कि हम ये कहते हैं यार इस डॉक्टर की दवाई खाकर 5 दिन में हो गया था बुखार, लेकिन पॉइंट ये है अगर 3 दिन में जाने वाले वो जुगाड़ करता तो हो सकता है कोई बड़ी चीज ना आ जाती रेयर केसेस में। जो इनको एक्स का हम क्या कर सकते हैं, हमें मतलब देखो एक तो ये है कोएक्स, इसलिए ना ये ना गवर्नेंस में हम पढ़ेंगे। कोएक्स के ऊपर पूरा मैंने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, क्या 3-4 ही तरीके हैं करने के। पहला, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाओ। क्यों कोएक्स आए ही क्यों, क्योंकि उनकी ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो फिर वहाँ पे सही मैन पावर होनी चाहिए, रॉन्ग मैन पावर हो रखी है। हाँ दोनों साइड भाई, एक तरफ हमारे स्टूडेंट है कह रहे हैं कि हमें नीट का एग्जाम क्लियर होने को नहीं मिल रहा है, हमें विदेश जाना पड़ रहा है, ठीक है, डिमांड भी है सप्लाई भी है, बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ दूसरी तरफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, उधर यहाँ पे कोएक्स मजे कर रहे हैं। हाँ गिग वर्कर्स है यहाँ, इस जगह पे फ्रीलांसिंग नहीं होनी चाहिए, हर जगह पे नहीं चलती है ना। तो एक क्या मैन पावर ठीक कर दें, दूसरा मैन पावर की प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। कुछ केस में क्या है कि हमें नए बंदे चाहिए, सही बंदे चाहिए, ठीक है, हम टेस्ट लेते हैं, हमारा सबसे रिगरस सिस्टम है दुनिया का, ठीक है, हमें जितने भी बंदे मिलेंगे जो फेल भी हो रहे हैं ना उनके भी एक्स्ट्रा हमने 20-25% उठा लिया, बहुत बढ़िया लोग मिल रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ ये, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, 6 साल का कोर्स नहीं करा पा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं कि ब्रिज कोर्सेज कर सकते हैं कुछ और लोगों के लिए उस लेवल तक पहुंचाने के लिए कि ये भी दवा दे पाए। जैसे हमारे नर्सेज जो 15-20 साल सर्जन के साथ लगे हुए हैं, उनको कुछ एक्सपीरियंस आ गया है, ये ज़्यादा कमाने के लिए खुद कोएक बन जाए, इससे बढ़िया इनको ब्रिज कोर्स करा देते हैं 3 साल का। इनको ह्यूमन बॉडी की समझ है, नर्स बनने के लिए भी एग्जाम देना पड़ता है, उसने भी कोई ना कोई प्रिपरेशन करी थी कभी, अब एक्सपीरियंस भी आ गया, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल। आप हम नहीं सर्टिफिकेट नहीं, इसके लिए ये रिकमेंडेशन है साफ कई सारे लोगों की कि हम ब्रिज कोर्सेज करा दें
और उससे हम नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ा दें, है ना, ये काम भी हम कर सकते हैं। हम ये अब, और फिर जो हमारे ये है आयुष मंत्रालय है, इनकी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि हमारे लोगों को ब्रिज कोर्स करा दो। एक्चुअली क्या है, जब उनकी तरफ से पहले रिकमेंडेशन आया था कि भाई ये जो आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये सब वाले हैं ना, इनको ब्रिज कोर्स करा कर नॉर्मल डॉक्टर बना दो, तो आईसीएमआर ने कहा भाई उसके लिए 6 साल की डिग्री लगती है, ठीक है। तो फिर कुछ लोगों ने कहा फिर हमें जो डॉक्टर की प्रॉब्लम वो तो सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। ऑल दो असली आइडियल तो ये सिनेरियो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, बट उसमें लगते हैं पैसे। तो शॉर्टकट तरीका अगर करना ही है तो वो ये है कि हम नर्सेस को करा देते हैं वो ब्रिज कोर्स, है ना। बट प्रॉब्लम ये है, ऐसा थोड़ी है खाली डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की भी तो कमी है। कमी तो ये भी है, हम इस स्टाफ को उठाकर उधर लगा देंगे, फिर इधर के स्टाफ का क्या करेंगे? नर्सेस बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है भाई, है। साफ साफ इंफ्रा की कमी है कुल मिलाकर, है ना। हमें नर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए, और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हॉस्पिटल का 500 बेड या उससे ज़्यादा का होना ज़रूरी है। तो हमें 500 बेड वाले या उससे ज़्यादा के हॉस्पिटल्स बनाने हैं। हाँ, क्योंकि हम डॉक्टर को ऐसे ही नहीं बना सकते, वाकई में एक्सपीरियंस चाहिए। 3 डिस्ट्रिक्ट में 1 कर रहे हैं, हमें हर डिस्ट्रिक्ट में चाहिए आइडियली, ठीक है। तो ये हो गया। तो लोग उसी के पीछे है ना, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के, वरना प्राइवेट कॉलेजेस में बट उनकी फीस जो है वो बहुत ही हाई है। वो फिर भी पूरे फिल जा रहे हैं। उनकी फीस हाई क्यों है? डिमांड सप्लाई का गैप है। हर कोई चाह रहा है डॉक्टर बनना, बनाने के लिए इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो अपनी मोनोपोली दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट को फिर सीट्स बढ़ानी चाहिए। हाँ, एक ही तरीका है। और सरकार ये भी कर रही है कि भाई हम फीस को कैप कर देंगे। फीस कैप कर रहे हो, इससे बड़े कॉलेज बना दो, अपने ओपन मार्केट रहने दो ना। वो फीस डिमांड कर रहे हैं, करते रहे, है ना। चलो, इसके अलावा एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आया था। इसको, ये इंपॉर्टेंट है, NAP-AMR, NAP नेशनल एक्शन प्लान, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि यहां पे इन्होंने साफ साफ चीजें बोली हैं। सबसे पहला है वन हेल्थ अप्रोच। इसके अंदर है क्या? नहीं, NAP-AMR ये है हेडलाइन आपकी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, NAP-AMR, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन्होंने वन हेल्थ अप्रोच का नाम लिया। वन हेल्थ अप्रोच मतलब लाइफ स्टॉक हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंट हेल्थ, ये वन हेल्थ है। हम ह्यूमंस को ट्रीट कर दें और लाइफ स्टॉक को ट्रीट ना करें ठीक से, तो ये हम नहीं, मतलब ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं है, ठीक है। इससे कुछ भी स्टॉप नहीं हो रहा, ठीक है। अगर वाकई में हमें इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर जाना है, ठीक है, सारे इन्फेक्शियस डिजीज एकदम कंट्रोलेबल स्टेट में पहुंचा देने हैं, तो हमें चाहिए वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। फिर दूसरा है चेंज प्रिस्क्रिप्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। फिर स्केलिंग अप इन्फेक्शन कंट्रोल, स्केलिंग अप इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे? कि हम एक और काम कर सकते हैं क्या, कि डायग्नोस्टिक सर्वेलेंस इनको बढ़ा दें, है ना। तो ये काम कर रहे हैं कि हमें डायग्नोस्टिक्स एंड सर्वेलेंस को बढ़ाना है। 19 पेजेस हाँ, नहीं, ये सर्वेलेंस कंट्रोल, ये वही चीज है, इन्फेक्शन कंट्रोल। एक सेकंड बस। हाँ, कहाँ गया, हम कहाँ थे, यहाँ पे। फिर सर्वेलेंस कहीं शब्द आपने डाला यहाँ पे, है ना। नहीं डाला, आप तो डाल ही कहाँ रहे हो। अच्छा, आप तो ब्रैकेट में डाल दो सर्वेलेंस, एंटी माइक्रोबियल सर्वेलेंस। ठीक है। फिर लिमिटिंग एफ्लुएंट बीइंग डम्प्ड इन एनवायरमेंट, effluents
EFFLUENTS, effluents being dumped in the environment. ठीक है, और पांचवा स्टेट लेवल एक्शन प्लान्स, मतलब ये कह रहा है कि स्टेट लेवल एक्शन प्लान्स बनने चाहिए। अभी तक 2 ही स्टेट ने बनाया, एक केरल ने और एक मध्य प्रदेश ने। हेल्थ पक्का स्टेट लिस्ट में आता है, एजुकेशन है कंकरेंट में। बस कहने का मतलब ये सारा काम किसको करना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट को। बेटर तरीका फिर क्या है कि सरकार ये कहते हैं एक बढ़िया सी स्कीम लेकर आए कि हम देंगे 60%, बनाओ हॉस्पिटल, जो स्टेट बनाने को तैयार हो। स्टेट एक्शन प्लान फॉर, पता नहीं मैंने जो नोट कर रखा है, अगर जो क्या कहते हैं डॉक्टर ने प्रोटेस्ट भी बहुत करी, फ्री में इलाज कर रहे हैं, जैसा मोहल्ला क्लिनिक वगैरह सही था ना। हाँ, अभी तक केरल और मध्य प्रदेश के बाद सिर्फ दिल्ली में और हुआ है बस। एज ऑफ 2022 अगस्त है, 2 साल पहले तक का है, और कोई डेटा नहीं है। केरल, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली, तो राजस्थान नहीं है। दिल्ली भी हो गया। कहाँ पे? राजस्थान। नहीं वो तो ठीक है, हम कह रहे हैं स्टेट एक्शन प्लान होना चाहिए कि स्टेट इस पे कैसे एक्ट करेंगे। चलो ठीक है। कल हमने हल्का सा हिंट देख लिया था इस चीज का कि सैनिटेशन हाइजीन इसको कैसे रोकेगा। ठीक है, इसको हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं इम्यूनिटी पे। ठीक है, इम्यूनिटी ठीक है। और भी कई सारे कैंपेन है, ग्लोबल कैंपेन्स भी हैं, मैंने लिस्ट बना रखी है। अभी जो आपको नोट्स अपलोड होंगे ना, उसमें लिस्ट आ जाएगी एक AMR से रिलेटेड कैंपेन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नोट्स नहीं आया अभी, नहीं करें, क्योंकि मेरे को उसमें कुछ चीज़ें अपडेट करनी थी, टाइम मिला नहीं मेरे को। ठीक है, इम्यूनाइजेशन पर आते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? यस बॉडीज इम्यूनिटी देती है। नहीं, इननेट जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एंटीबॉडीज बस। क्योंकि जरूरी नहीं है कि इननेट ही हो इम्यूनिटी, क्योंकि इननेट इम्यूनिटी के बाद भी हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी वगैरह ये सब होती है ना, है। हाँ, ये बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है इन अदर वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ना जितनी भी एंटीबॉडीज हैं, इनके लिए मतलब हो क्या रहा है कि इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये एंटीबॉडीज के कुछ बिहेवियर होते हैं। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट चीजें एंटीबॉडीज के बारे में लिखिए। एक्चुअली 2 ही इंपॉर्टेंट चीजें, 2 और हैं। एंटीबॉडीज वायरस बैक्टीरिया जिसके खिलाफ वो एक्ट कर रहे हैं उसकी वो एंटीबॉडी हो गई। स्पेसिफिक। हाँ, तो कहने का मतलब है इनफैक्ट सबसे पहली पॉइंट ये है, स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी माने कि द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस। सेकंड, मेमोरी। ability to respond more vigorously to repeated exposures, है ना, ये 2 मेन, टू रिपीटेड एक्सपोजर्स। ठीक है, ठीक है, ये 2 ही चीजें हैं। ठीक है, बनते गए एंटीबॉडीज, वो कलम डिस्कस है लिम्फ नोड्स वगैरह में, है ना।
लिम्फेटिक सिस्टम हम्म लिम्फेटिक सिस्टम उन्होंने नहीं करा ना। हम्म ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अब हमारे पास ना दो टाइप की इम्यूनिटीज़ होती हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ और वो काफ़ी होगा हमें समझने के लिए कि इम्यूनिटी दो टाइप की होती हैं। अब क्या कि हमारी बॉडी का इनेट मैकेनिज्म है कि हम एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये कब कब बनेंगी? सबसे पहले तो होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट कौन से हुए? हाँ, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, जब पहली बार आउटसाइड एनवायरनमेंट से कांटेक्ट होता है, विच मीन्स मदर की स्किन से, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमें माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी क्रिएट हो रही है वो है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। फिर होती है एक्वायर्ड, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमने बाद में कैसे एक्वायर करी है, ठीक है। अब एक्वायर्ड भी एक्टिव हो सकती है, पैसिव। इसमें ना कई सारे केमिकल्स मिले होते हैं साथ में, ठीक है। आप स्पर्म्स की बात कर रहे हैं ना? नहीं, ओम तो बॉडी के अंदर है, बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं वो स्पर्म्स हैं, ठीक है। और वो कई सारे केमिकल्स के साथ जाते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है कि हमने एक्टिवली खुद ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाने की कोशिश करी है। और किस तरीके से हम ये करेंगे, यहाँ पे आता है रोल ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। कि इस तरीके से हमने इम्यूनिटी डेवलप करी। किसे टारगेट करती है इम्यूनिटी के लिए? हम कुछ टारगेट ही नहीं कर रहे, हम खुद से इन्फेक्शन दे दे रहे हैं बॉडी को सेफली, खुद से इन्फेक्शन दे दे रहे हैं। हम उसी वायरस को या तो मार कर दे रहे हैं, ठीक है, या उसका नेचर चेंज करके उसको डी नेचर करके दे दे रहे हैं, वीकन करके दे रहे हैं। हम वायरस ही दे रहे हैं, वही वो डीएनए मटेरियल अपने आप ही हो गया। पोलियो में बोलते हैं कि उसी का डेड वायरस हाँ जाता है। हाँ, नहीं, हम एक्चुअली डेड नहीं डाल रहे थे। जो ओरल वाली पोलियो वैक्सीन है उसमें डेड नहीं होता, उसमें एट्यूनेटेड होता है। जो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस आईपीवी वाली वैक्सीन है उसमें डेड वायरस होता है। डेड वायरस क्या होता है? डेड वायरस ये है कि जैसे नहीं, वो जो वायरस है, हाँ, एंटीबॉडीज को वो कैसे ट्रिगर करेगा कि मान लो उसके ऊपर सरफेस है, सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन है ना, बॉडी को ये तो पता लग गया ना कि ये एक फॉरेन मटेरियल आया है, ठीक है। और कहाँ पर आ गया कि भाई हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में आ गया, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये फॉरेन एलिमेंट आ चुका है। इस एलिमेंट का क्या करना है, इसको कैसे करेंगे, वो इसकी पहचान कर लेगा एटलीस्ट इनके सरफेस के प्रोटीन्स वगैरह की, ये सब, ठीक है। चाहे वो डेड भी हो, उसके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू करेगा। हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब लाइव चीज़ों के अगेंस्ट एक्ट करती है, वो हर टाइप के सब्सटेंसेस के अगेंस्ट एक्ट करती है। बट सर उसी का लाइव वर्जन हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही, तो उसे पता नहीं लगेगा कि नहीं, अगर पहले से है तो फिर हमें वैक्सीन नहीं देनी होती, फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर बॉडी को लड़ने दो, फिर पैसिव इम्यूनिटी है। उसका नेचर चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या है कि पोलियो अब फैल रहा है, फिर मतलब वैसे नहीं फैल रहा, वैसे तो पोलियो कंट्रोल्ड है, बट वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो एक नए किस्म का पोलियो वैरायटी है जो फैल रहा है। पहले बॉडी को बता देते हैं कि इससे रेजिस्टेंस बस हमने करा क्या कि वैक्सीन का सिर्फ एक ही बेसिक है, क्या कि हमने वायरस का ही एक फॉर्म दे दिया उसको डीनेचर करके कि वो अब हार्मफुल ना रहे। हमने खुद को इन्फेक्ट तो कर लिया बट वो हार्मफुल तरीके से इन्फेक्ट नहीं करा, है ना। और
वो हो जाएगा। तो क्या है कि जैसे अगर मान लो हमने कोविड की वैक्सीन ली, कई केसेस में कोविड का ही वायरस होगा जो हम ले रहे हैं, ठीक है, बट वो हमारे सेंसेस के साथ वो चीज़ें नहीं करेगा जो कोविड का वायरस कर रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी वैक्सीन लेने के बाद आप बीमार फिर भी पड़ सकते हो, वो अलग चीज़ है, वो उसको कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक, ठीक है। वो क्या होता है कि बॉडी एकदम से फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट एक्ट करने की कोशिश करती है, उसको एनर्जी चाहिए, तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, वो दूसरी चीज़ है। अब वो अभी उन्होंने न्यूज़ आर्टिकल दिया तो था एक कि कैंसर के लिए भी हम ये ट्राई कर रहे हैं, यही था ना? हाँ, इम्यूनोथेरेपी। तो यही तो, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, तो किसी तरीके से हम इसी को करके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पता नहीं कितना सही। मतलब आप ये सोचो ना, ये कितनी जल्दी ऑटो इम्यून बन सकता है, हमारे ही सेल को हमारी बॉडी फौरन डिटेक्ट कर रही है, आप समझ रहे हो? हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होकर हमें डालना पड़ेगा, वरना हम बहुत प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि फिर अगर हमने ऐसा मान लो कुछ बना दिया, ऐसी एंटीबॉडी क्रिएट कर दी और ये एंटीबॉडी गलती से एनवायरनमेंट में पहुंच गई तो खतरनाक है ये, और फिर अगर दूसरों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया, इस टाइप की चीज़ें। बट शायद एंटीबॉडी ऐसा करते नहीं है, प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि ज़्यादातर केस में सिंपली प्रोटीन्स अपने आप में नॉन लिविंग होते हैं, बट RNA DNA के स्ट्रैंड वो लिविंग हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके से आती हैं, क्या कि यहाँ पे ना एक्चुअली वैक्सीन यहाँ से हम हटा देते हैं, या तो वैक्सीन से, ठीक है, या फिर यू आर इन्फेक्टेड, हाँ इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन से, ठीक है। एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, दीज आर एंटीबॉडी डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन्स। ठीक है, और पैसिव इम्यूनिटी क्या है? व्हेन यू रिसीव एंटीबॉडी इटसेल्फ, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू रिसीव एंटीबॉडीज, ठीक है। कैसे कि हमने जैसे अपनी मदर से ही एंटीबॉडी हमने जेनेटिकली ले ली, हमारे पास पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, ये तो है नेचुरल तरीका, दूसरा है एक आर्टिफिशियल तरीका। आर्टिफिशियल क्या है? कोई बंदा इन्फेक्ट हो गया, उसकी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ली, हमने उन एंटीबॉडीज को लिया, ठीक है, उनको आइसोलेट करा और वो किसी और के अंदर इंजेक्ट कर दी। अब ये एंटीबॉडी जो है वो लड़ेगी बाकी इन्फेक्शन से, ठीक है। तो हमारा वैक्सीनेशन का बेसिक क्या है कि हम कई 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे वैक्सीन इस तरीके से बना सकते हैं कि हम एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट करें, कि हम लाइव डेड वायरस ये डाल दें, ठीक है। एक तो यहाँ पे वैक्सीनेशन हो सकता है। एक हम क्या काम कर सकते हैं कि हम एंटीबॉडीज ही डाल दें सीधे ही, ठीक है। 2 तरीके हैं हमारे पास। कोविड-19 के केस में क्या था? हमने जनरली ये करा है, हमने वैसे सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए। इससे पहले क्रिस्पर मेथड यूज नहीं करा था वैक्सीन बनाने के लिए, हमने क्रिस्पर भी इस्तेमाल कर लिया कोविड में, ठीक है। एक नया ही तरीका मिल गया हमें, हाँ, Cas9 से। क्या हमने उसी को रिप्रोड्यूस करना, हमने क्या करा? क्रिस्पर क्या तरीका है? किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर लेने का तरीका है ना, आरएनए को प्रोड्यूस कर लेने का तरीका। हमने करा क्या? सिंपल एक चीज करी कि इसको वायरस को पकड़ा, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल लिया, सेम चीज कॉपी करके बना दी, लेकिन उसमें कुछ कोड को चेंज करके, बीच में से कुछ काट पीट के, ठीक है। और क्रिस्पर से हमारा पूरा वो तैयार हो गया, एक वैक्सीन तैयार हो गई कि भाई अब क्रिस्पर से बनी ये वैक्सीन इसको इन्फेक्ट करते हैं लोगों को, ठीक है। तो क्रिस्पर बेस्ड वैक्सीन भी हमारे पास आ गए, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्यूनिटी होती है जो कि इन सारी चीज़ों से अलग है। मतलब ये तो इंडिविजुअल के अंदर क्या हो रहा है, इंडिविजुअल के बाहर क्या हो रहा है, तो भी एक इम्यूनिटी होती है, उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। और एक बार मैं पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ, क्या कि अगर ये सोसाइटी है हमारी और यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और इनमें से कई सारे तो इन्फेक्ट हो चुके हैं पहले ही, तो इनके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है ना। और
कुछ लोगों को हमने वैक्सीन दे दी थी। हम्म? सबको कोरोना वायरस दे रहे थे, हाँ सबको खुद इन्फेक्ट कर रहे जी थे, ताकि वो असली वायरस है। जी नहीं भाई, एग्जैक्टली। प्रोपेगेंडा था। ठीक है, तो होगा क्या कि अब इस बंदे से ये बंदा इन्फेक्ट नहीं होगा, है ना। इस चीज को कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हमने क्या करा, इतने लोगों, सोसाइटी के अंदर इतने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई कि अब फर्दर इन्फेक्शन का प्रोपगेशन, ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, क्या इनकी डेफिनेशन हम लिखना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, क्या आपके नोट्स आ गए हैं? प्लेटफॉर्म पे चेक करो। नहीं है सोनल, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि हर चीज लिखवानी पड़े। नोट्स में है ज्यादातर चीजें तो। हेलो, मैंने नोट्स दिए आपको, एक बार अपलोड कर देना जल्दी से। सेम ही नाम से हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, अब भी करो, ठीक है। ठीक है, अब जैसे दो तीन टाइप की हमारी वैक्सीन की टेक्नोलॉजीज हैं कि हम किस तरीके से वैक्सीन्स बना रहे हैं। ठीक है, ये आप जो अभी नोट्स आएंगे उसमें नहीं होगा, तो ये चीज़ आप लिख लो। एक है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। हाँ, हेलो, हाँ जी, चैट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आया नहीं है, एक सेकेंड। अब देखो, देखो अभी आया, अभी आया, आ गया ना। अब ओके, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स क्या करती हैं? आरडीएनए हमने आरडीएनए हमने यूज करा था ना, कि पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम्स थे, इनकी मदद से हम क्या करते थे कि जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में भी हम क्या कर रहे थे कि हमने डाला जेनेटिक मटेरियल और कुछ सिंथेसाइज करवा लिया आर्टिफिशियली। हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स में एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। हम डीएनए मटेरियल डालते हैं, ठीक है, और उससे कुछ निकलवा लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल था कोविशील्ड वैक्सीन। ये कैसे बनी? एग्जांपल है कोविशील्ड। हाँ, रिकॉम्बिनेंट का एग्जांपल है। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेस्ड वैक्सीन थी। रिकॉम्बिनेंट आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स भी हो सकती हैं। हाँ, अब ये होता क्या है, लिखो कि ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए पैथोजन, piece of DNA pathogen is inserted in the cell of an organism। इस केस में कोविशील्ड में हमने बैक्टीरिया में डाला था कोविशील्ड बनाने के लिए। inserted in an organism to produce a similar antigen, हाँ, एंटीजन क्या होता है? वो पैथोजन, ठीक है। अब पैथोजन क्या होता है? वो जो पैथोजन क्या है, जो हमें बीमार कर रहा है ना, जो हमारे लिए फेटल हो सकता है पोटेंशियली, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन। अब इस पैथोजन को मिमिक करते हुआ या कोई भी फॉरेन बॉडी, उसको हम कहते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब हमारे लिए मतलब फेटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे वैक्सीन है,
वैक्सीन भी क्या है, एक किस्म का एंटीजन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखवाया मैंने, टू प्रोड्यूस एन एंटीजन दैट स्टिमुलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसा हमें कुछ करना है। हाँ, सिमिलर एंटीजन दैट स्टिमुलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं, डीएनए मटेरियल सेल में डाल दिया, सेल उसका क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और हमने करा क्या कि जैसे कोविशील्ड के केस में हम क्या डीएनए डाल रहे थे, सिर्फ उसके स्पाइक्स का, जो कोविड का जो वायरस था उसके सिर्फ स्पाइक का हम डाल रहे थे डीएनए मटेरियल। तो बैक्टीरिया उसके स्पाइक को मिमिक कर रहा था, है ना, तो उसको लगातार प्रोड्यूस कर रहा था। हम उस स्पाइकी मटेरियल को रेप्लिकेट करके, अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल डाला ही नहीं हमने सिर्फ स्पाइक प्रोड्यूस करे, प्रोटीन शेल प्रोड्यूस करा, उठा के उसको मास प्रोड्यूस करा, उसी लोगों को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। बैक्टीरिया नहीं डाला, हमने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा। हाँ, कि भाई तुम वायरस प्रोड्यूस करो, हमने बैक्टीरिया को वायरस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बना दिया। नहीं, अब ये इस वायरस को ही आइसोलेट करा और उठा के करना शुरू कर दिया, ठीक है। और देखो, हम किसी बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं, हम गट बैक्टीरिया को क्यों ना यूज कर लें, हमारा ही बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया समेत डाल देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ जी, हाँ, उसका बाकी मटेरियल नहीं है, मतलब जेनेटिक मटेरियल इन अ प्रोटीन शेल, बस, ठीक है। फिर एक बार चेक करना, अभी आ गई क्या, आ गया। तो एक बार नोट्स पर आ जाओ, यहाँ कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ नहीं लिखी है वो अभी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज हो गई, वहाँ पर लिखा हुआ पेज नंबर 89, पेज नंबर 89। टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हो गई, एक इनेट इम्यूनिटी जो कि एट बर्थ आ रही है ना। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि ये कहीं पे ना न्यूज़ में आया था, इसलिए मैंने ये फैक्ट नोट कर लिया। थर्ड वाली लाइन है कि सिजेरियन सेक्शन मे हैव इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम इन लेटर लाइफ ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर टू मैटरनल बैक्टीरिया, है ना, दैट वुड अकर ड्यू टू जो स्टैंडर्ड बर्थ प्रोसेस है, नेचुरल बर्थ ना, ठीक है। चलो, अब आते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी पे। अडेप्टिव इम्यूनिटी के 2 हिस्से हैं, क्या, एक तो एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस होना, ठीक है, दैट एंटीबॉडीज हैं क्या, दीज आर प्रोटीन्स दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू एंटीजेंस। व्हाट आर एंटीजेंस, द पैथोजेंस दैट आर इन्फेक्टिंग अस, है ना। तो एंटीबॉडीज क्या है, हमारी बॉडी ने कुछ प्रोटीन क्रिएट करे, ये प्रोटीन क्या कर रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जनरली जैसे उनके सरफेस को आइडेंटिफाई कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है। तो एंड बाइंड टू एंटीजन, सम अमंग देम टेंड टू न्यूट्रलाइज इट फ्रॉम इन्फेक्टिंग अदर होस्ट सेल, ठीक है। कुछ तो ये करेंगे कि उनके जो क्राउन्स हैं उनके ऊपर मान लो बाइंड करना शुरू कर दिया। अब ये क्राउन्स है, उसका यूज कर रहे हैं किसी और को इन्फेक्ट करने के लिए, हमने पहले ही बाइंड कर दिया, वो और कुछ इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, राइट। हम कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं, मास प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या, प्रोटीन्स को। मतलब ये हुआ क्या है, इस तरह सोचो कि कोई सेल है बॉडी का, कौन सा सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल फॉर एग्जांपल, या टी सेल हो गया। और टी सेल क्या है, एवरी सेल इज अ प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। उनके न्यूक्लियस में क्या, मैसेंजर आरएनए डालना है, उसमें जाएगा रिबोसोम में, वहां से प्रोटीन बनेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, इनकी अच्छी बात क्या है, ये किसी तरीके से अपने न्यूक्लियस में जब भी कोई नया मटेरियल आ रहा है उसके रिगार्डिंग, हमने क्या बताया था, देखो न्यूक्लियस क्या था, याद करो दोबारा, कि न्यूक्लियस एक स्क्विशी मटेरियल है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह तो हैं, साथ में फ्री स्ट्रैंड्स हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा है। इन्होंने करा क्या है, स्ट्रैंड्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर रखे हैं, कितने भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कितने भी स्टोर करो और उसको पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज में चलाओ, आरएनए पॉलीमरेज में चलाओ, एमआरएनए बनाओ, प्रोटीन बनाते रहो बैठ के। तो ये व्हाइट ब्लड सेल क्या है, इट इज ये मान लो वो प्रोटीन है, इस शेप के जनरली होते हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं वाई शेप्ड होती हैं जनरली बॉडीज, ठीक है।
वाई शेप का प्रोटीन बनाते रहो बैठ के। जब भी ये सेल डिटेक्ट करेगा कि ये फॉरेन एलिमेंट आया, बैठ के वो अपनी मशीनरी को चलाएंगे और सेल प्रोड्यूस करना, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो बाइंड कर देंगे उस टारगेट के साथ। ठीक है तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या है कि इनमें से कुछ ट्राई करेंगे कि उसको न्यूट्रलाइज ही करना। ठीक है, और क्या लिखा है कि यहाँ पे 2 टाइप के सेल्स रखे हुए हैं, एक IgM, ठीक है, और एक है IgG। ठीक है, क्या है, ये दोनों ही प्रोटीन्स हैं। IgM एंटीबॉडी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ये डिटेक्ट करती हैं डिटेक्टेड 4 to 7 days आफ्टर द इन्फेक्शन एंड डाई आफ्टर 7 days। ठीक है, तो जल्दी से ये वो प्रोटीन जल्दी से बन जाते हैं लेकिन जल्दी से मर जाते हैं। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी का क्या होता है कि हम IgM टाइप के एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि हम IgG टाइप की बनाते हैं। ये 7 से 14 दिन में फॉर्म होती हैं। ये हमें थोड़ा सी लंबी इम्यूनिटी देंगी लेकिन ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं देंगी। क्यों? ये सेल्स मर जा रहे हैं। ठीक है, वीक्स या मंथ्स आफ्टर फर्स्ट इन्फेक्शन ये हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हैं जो सीरोलॉजी टेस्ट में डिटेक्ट होते हैं। अब हमारे जो टेस्ट है ना, यहाँ पे हम क्या है, नो दीज आर द, अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज आर प्रोटीन्स दैट आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड, नॉट प्रेजेंट। यस, ठीक है। अब ये हमने ये टेस्ट देख लिया ना, किसी भी चीज को टेस्ट करने का। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है ये चेक करने का कि हम कैसे इन्फेक्टेड हैं, वो होता है सीरोलॉजी टेस्ट। सीरोलॉजी टेस्ट में IgM IgG पता लगता है और उस समय पता लगता है कि हम कैसे इन्फेक्टेड थे। ठीक है, तो एक और टेस्ट होता है, ये है सीरोलॉजी टेस्ट। ठीक है, सीरोलॉजी टेस्ट क्या है? ये एंटीबॉडीज का टेस्ट है। फॉर एग्जांपल, कोविड के लिए एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में पहले से थी कि नहीं, सीरोलॉजी टेस्ट से पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है देखो, एक फैक्ट है क्या, दिस कैन बी टेस्टेड बाय सीरोलॉजी टेस्ट, लेकिन IgG स्पेसिफिक सीरोलॉजी टेस्ट ज्यादा बेटर काम करेगा देन IgM। वाई ऐसा क्यों होना चाहिए कि IgG का टेस्ट ज्यादा बेटर काम करेगा सीरोलॉजी टेस्ट IgM के कंपैरिजन में? यस, क्योंकि वो नहीं, क्योंकि वो मर जा रहे हैं, है ना, वो टेम्पररी इमीडिएट रिस्पॉन्स है वो हमारा। थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स कौन सा, वो IgG टाइप का है रिस्पॉन्स, थोड़ा सा लंबे टाइप का है ना। फिर आते हैं टी सेल्स कि सम पैथोजेंस अडॉप्ट अदर मैकेनिज्म्स टू इन्फेक्ट होस्ट सेल। ठीक है, दैट इज व्हेन टी सेल इम्यूनिटी ट्रिगर करती है। ठीक है, तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं ये सब। ठीक है, और सेम ही चीज़ें एग्जैक्टली सेम तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, बस ये कि हमारे बॉडी के टी सेल्स बना रहे हैं, वो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह बना रहे हैं बस। हाँ, वाइट ब्लड सेल में ही होना चाहिए। हाँ, तो वाइट ब्लड सेल का एक सब टाइप हो गया। वाइट ब्लड सेल कई वेराइटीज होंगी ना, टी लिम्फोसाइट्स। हाँ ठीक है, हाँ सही है, सबसेट ऑफ वाइट ब्लड सेल है। ठीक है, तो ये है हमारा इम्यून सिस्टम की किस तरीके से काम कर रहा है कि हमारे अलग अलग टाइप के सेल्स हो गए, वो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बना रहे हैं और वो प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, बाइंड कर दे रहे हैं इस टारगेट के साथ, कुछ कर दे रहे हैं कि और ज़्यादा रेप्लिकेट ना कर पाए ये वायरस। ठीक है, और इस तरीके से हमें इम्यूनिटी मिल जा रही है। राइट, अब हम आते हैं वापस, हम क्या लिख रहे थे, कोविशील्ड। हमने वायरस बनाने का एक तरीका लिखा, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। ठीक है, अगला हम लिखेंगे होल वायरन। ये तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हो गई, और जो हमारी पुरानी जो वैक्सीन्स थी उनको कहते हैं हम होल वायरन वैक्सीन्स। होल वायरन वैक्सीन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डालो, होल वायरन वैक्सीन्स। होल वायरन मतलब पूरा पूरा वायरस डाल रहे हैं हम। ठीक है, बट दीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो एट्यूनेटेड और एक हमारे पास इनएक्टिवेटेड। है वायरन मतलब वायरन, होल वायरन मतलब पूरा पूरा वायरस डालने की कोशिश करता है। एटेन्यूएटेड की स्पेलिंग होती है ATTEN।
ठीक है, तो हमारे इनएक्टिवेटेड मतलब कि हमने मार ही दिया है, ठीक है, और मतलब डेड वायरस है। हाँ, मतलब डेड का मतलब हमने उसका नेचर खत्म कर दिया, मान लो डीएनए मटेरियल ही नहीं छोड़ा कुछ, हाँ कुछ कर दिया कि मतलब वो वायरस एक्चुअली बचा ही नहीं है, हमने बस वायरस के कुछ सिस्टम्स को मिमिक करा हुआ है, ठीक है, वायरस एक्चुअली बचा नहीं है। यहाँ पर क्या है, वायरस बचा हुआ है, उसमें कुछ एडिटिंग हमने कर दिया, उसका नेचर चेंज कर दिया, उसका जीन को एडिट करा है, या जीन को एडिट करा है, यहाँ जीन को खत्म करने की कोशिश करी है। हाँ, ये वीकेंड है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लिखो रिसेंट टाइम्स का, कि हमारा कोवैक्सिन जो था, फॉर एग्जांपल कोवैक्सिन was a whole viron viron inactivated coronavirus vaccine, ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर कुछ केस में हम क्या करते हैं, डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स भी बना सकते हैं, ठीक है, तो एक टॉपिक डालो, डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स। ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं, आरएनए बेस्ड वैक्सीन बना रहे हैं। उसका कुछ एडवांटेज डीएनए बेस्ड, एडवांटेज पता नहीं यार, ज्यादातर आरएनए के बना रहे हैं, नहीं ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है, या सर अलग बनाई टेक्नोलॉजी कुछ हो। नहीं, क्योंकि मैं अभी जो चेक कर रहा हूँ कि डीएनए बेस्ड वैक्सीन जो इंडिया में आई थी उनकी एफिकेसी 65% थी, कोवैक्सीन की थी 80% और कोविशील्ड की थी 63%, तो कोई ऐसा कोई साफ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो ठीक है, हम तो डीएनए और आरएनए कर क्या रहे, वो तो रेप्लिकेशन का ही काम कर रहा है ना, है ना, हमें और ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये लिखो कि इट इंट्रोड्यूसेस a DNA sequence for the specific DNA sequence for the specific antigen to trigger immune response. जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स थी ना, उनको आप mRNA बेस्ड वैक्सीन्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स क्या कर रही थी, प्रोटीन वगैरह डेवलप कर रही थी, है ना, तो प्रोटीन कैसे डेवलप होता है, मैसेंजर आरएनए से, इसलिए आप रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स को वहाँ पे ये भी लिख लो ना, दीज आर वो mRNA वैक्सीन्स, mRNA बेस्ड वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स थी ना, डीएनए बेस्ड होती है ना, कौन सी रिकॉम्बिनेंट्स, सबसे पहले जो लिखी थी, इसमें नहीं, रिकॉम्बिनेंट जो लिखी थी, तो कोविशील्ड वाला हाँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना वैक्सीन्स के बेसिक में ना कुछ एडिशनल टर्म, ये तो वैक्सीन्स बन गई, कैसे रिस्पॉन्स होगा वो हमने देख लिया। एक चीज़ अब वैक्सीन के अंदर जाता ही होगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखो एनाफिलेक्टिक शॉक या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, या एलर्जिक रिएक्शन आप लिख सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट लिख लो।
NaPHYL. तो क्या बोलते हैं सीवियर एनर्जी Severe allergic reaction. It occurs within 15 to 30 minutes of vaccination. 30 मिनट्स। आपने कभी वैक्सीन लगाई होगी, वहाँ पे देखा होगा कि थोड़ी देर आपको कहते हैं अभी थोड़ी देर बैठिए, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? कि अगर एनाफिलैक्सिस हो रहा है तो उसी समय पता लग जाएगा, उसी समय आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, कुछ केसेस में मतलब लोगों में होता है, एनाफिलैक्टिक शॉक आता है, एलर्जिक रिएक्शन आता है, ठीक है, स्नीजिंग आती है, वोमिटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से वो शो कर सकता है। वो लोग वो वहीं बैठा कर रखेंगे 15-20 मिनट कि अगर आ रहा है ऐसा कुछ तो इमीडिएटली डॉक्टर ट्रीट कर देगा वहीं पे। ठीक है, बस यही है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोविड आया था तब से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि वैक्सीन डेवलप कैसे होती है। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स। ठीक है, स्टेज 1 लिखो, स्टेज 1 एंड 2 एक साथ लिखो, स्टेज 1 एंड 2। 1 को कहते हैं एक्सप्लोरेशन फेज एंड 2 को कहते हैं प्री क्लिनिकल फेज। 1 एंड 2। एक्सप्लोरेशन क्या होता है? प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हमें ये देना होता है कि भाई ये वायरस आया है और हम ये वैक्सीन डेवलप करना चाह रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से, कि रिकॉम्बिनेंट है, डीएनए टाइप है, लाइव एट्यूनेटेड, क्या करना चाह रहे हैं, होल वायरन वैक्सीन है कि नहीं, या जैसे भी है, और उसको डेवलप करने का क्या तरीका होगा, थियोरेटिकल जो कुछ भी है वो बता देंगे। ठीक है, एक बार वो पास हो गया तो एक प्री क्लिनिकल फेज आता है, क्या कि आप वैक्सीन को डेवलप करेंगे। ठीक है, पर ये सिर्फ डेवलप करिए, किसी को देने की अनुमति नहीं मिल गई है ऐसा करके। ठीक है, ये 1 एंड 2 क्या है कि हम सिर्फ वैक्सीन को बना रहे हैं, इसका खाली मतलब लैब के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, ये सिर्फ लैब प्रोडक्शन फेज है। अप्रूवल लेना पड़ता है जी, एक बार आपने लैब प्रोडक्शन कर दिया, अब इसको इससे किसी को इन्फेक्ट करना है नहीं करना है, इसके लिए अप्रूवल मिलेगी। हाँ, ये वही चीज़ है। हाँ, ये वही चीज़ है। ठीक है, ये सिर्फ लैब के अंदर हमने डेवलप कर दी। फिर आते हैं स्टेज 3 पे, इसको कहते हैं क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज। क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज 3। स्टेप 3 ठीक है, एक सेकंड, मैं हर जगह फेज लिखवा रहा हूँ ना, फेज नहीं, एक्चुअली स्टेज लिखवाना था। हाँ, स्टेज लिखवा रहा हूँ ना, सही है। हाँ, क्योंकि इस स्टेज के अंदर, स्टेज 3 के अंदर 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ऐसे करके। ठीक है, फेज 1 में हम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रायल वैक्सीन मिलती है। हाँ जी, हाँ, नहीं, वो क्या है कि लैब के अंदर जो डेवलपमेंट फेज है ना, वहाँ पे हम कुछ कर चुके हैं चीज़ें। नहीं, अब देखो क्या है कि सीधा पीपल पे हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, ड्रग के डेवलपमेंट में हम ये काम कर सकते हैं कि हमने चूहों को दे दी वैक्सीन। ठीक है, एंटीबायोटिक के उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि हमने चूहों को दे दी वैक्सीन नहीं, वो ड्रग है नॉर्मल। वैक्सीन क्या है, वो इम्पैक्ट ही ह्यूमंस को कर रहा है, हम चिंपैंजी पे ट्रायल कैसे करेंगे?
आप समझ रहे हैं? तो वैक्सीन, हम स्पेसिफिकली वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। एक स्मॉल ट्रायल ग्रुप बनेगा जहाँ पे ट्रायल वैक्सीन दी जाएगी, ठीक है। सेकेंड फेज में एक्सपेंडेड टू, अच्छा ये हो गया ट्रायल वैक्सीन, ठीक है। और ये चेक करेंगे कि एंटीबॉडीज बन रही है कि नहीं। ह्यूमन राइट्स भी होती है, चाइना भी होता है, ठीक है। मैंने सर अपना वायरस टेस्ट किया था ना। ये तो चलो ट्रायल फेज हो गया। यहाँ पे एक स्मॉल ग्रुप बना दिया हमने, वैसे ही बना दिया, ठीक है। सेकंड ग्रुप फिर हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक पीपल ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक पीपल कैसे? जैसे कोविड के लिए कैरेक्टरिस्टिक पीपल ग्रुप था ओल्ड एज एंड पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, ठीक है। कि जहाँ पे ये जो ये थी जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। अब क्या है कि ये जो वैक्सीन है ये भी किसी तरीके से एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह देगी या कुछ देगी, किसी तरीके से बीमार कर सकती है वो, है ना। क्योंकि वो बीमार कर सकती है तो हम पहली बार में कैरेक्टरिस्टिक पीपल को नहीं देंगे, बट हमें चेक किस पे करना है? कैरेक्टरिस्टिक पीपल पे चेक करना है ये, ठीक है। वहाँ का डेटा पहले चाहिए, ठीक है। एक बार ये चीज़ हो गई उसके बाद हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे ओपन ट्रायल करेंगे। दोनों तरफ से डेटा मिल गया कि इन जनरल लोगों के ऊपर कैसे कर रहा है, वहाँ से डेटा लेके हमने कैरेक्टरिस्टिक पीपल पे कि भाई हमें प्रिकॉशन बेस पे हमें कुछ डेटा चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशनरी डेटा ले लिया और उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे हमने टेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर स्टेज 4 लाइसेंसिंग फेज, स्टेज 4 लाइसेंसिंग फेज, हाँ फेज, हाँ लाइसेंसिंग स्टेज, स्टेज लिख लो, स्टेज 4 लाइसेंसिंग स्टेज, ठीक है। अप्रूव करा जाता है बाय फॉर लाइसेंसिंग, ठीक है। और फिर स्टेज 5 प्रोडक्शन फेज, स्टेज 5 प्रोडक्शन स्टेज, एफिशिएंसी देखी जाती है। हाँ जी, एफिशिएंसी देखी जाती है एफिशिएंसी किस चीज़ की? वैक्सीन की। हाँ वो सब यहाँ पे चेक हो जाएगा। एक बार ये चीज़ हो गई उसके बाद ही लाइसेंसिंग होगी, ठीक है। इसका डेटा देखा जाएगा कि वाकई में जो हमने सोचा था वो रिजल्ट मिला। अगर लोग वाकई में इससे ट्रीट हो पा रहे हैं तो हम इसको आगे प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। हाँ हमने क्या है कि थोड़ा सा स्किप करा था ये जो, मतलब जो हमारे पास जो अब क्या है कि ये जो ट्रायल का डेटा आता है ना, इसको बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में स्टडी करा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम इन ट्रायल्स को रिपीट भी कर लेते हैं, इसके केस में बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करा गया। अगर प्रिलिमिनरी डेटा हमें कह रहा है कि ये ठीक है तो हमने माना कि फ़िलहाल टाइम की मतलब रिक्वायरमेंट है, अर्जेंसी है, तो हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया। हमने कोई रिपीटिशन नहीं करा एक बार में। ऐसा इसका मतलब ये नहीं सबको मुफ्त में लाइसेंस दिया है ना। एक कैडिला हेल्थ केयर की एक वैक्सीन थी, उसको दिया ही नहीं लाइसेंस, वो प्रोडक्शन भी नहीं आने दिया। हाँ नो इंडिया ने भी बांटी है। कोविशील्ड की 63% थी, कोवैक्सीन की 80% है। आपने दोनों लगवाई है? क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या हम कर सकते थे ऐसा? हाँ पहले वाले की सेकंड ली। चलो ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, हमने क्या ये भी कर लिया, ये ना ठीक है। पिछले साल का कुछ पढ़ना चाहिए इस पे, क्या बोलते हैं उसे, नोबेल प्राइज। वो भी तो सर इसी पता ना, mRNA in the making of vaccine। पिछले साल वाला? पिछले साल
अच्छा 2023 Devoted to the Catalan Caribou development of RNA vaccine for COVID. अच्छा, पर ये ना कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, mRNA बेस्ड वैक्सीन ही तो बनाई है इन्होंने। mRNA बेस्ड वैक्सीन पहले से नहीं थी क्या? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमने यूज करा। पता नहीं, पर ठीक है, आपको मैंने बता दिया रिकॉम्बिनेंट कैसे चलते हैं माइक्रो ना। आरएनए क्या होता है? बहुत छोटा सेगमेंट ऑफ आरएनए, कि मतलब क्या है कि हम पूरा जेनेटिक मटेरियल नहीं ले रहे, कुछ सेगमेंट्स ले रहे हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड था? हम्म, कितना मतलब पता नहीं, अप्रॉक्स? एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। माइक्रो आरएनए चेन 22 न्यूक्लियोटाइड एवरेज है, 22 न्यूक्लियोटाइड, बहुत ही छोटा है। ठीक है, ओके। mRNA बेस्ड वैक्सीन है। अच्छा हाँ, mRNA बेस्ड वैक्सीन में ना एक इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हम ये कर रहे हैं, आपने पूछा था ना कि हम माइक्रोब्स के साथ डालेंगे, हम माइक्रोब्स के साथ डाल दे रहे हैं ज़्यादातर केसेस में। हाँ बस ठीक है, चलो खैर इसके तो मैं नोट्स बना कर दे दूँगा। अब मेरे को ये लग रहा है, वैसे टाइम हो गया, मैं चाह रहा था कि ड्रग से रिलेटेड हम वो कर लें। तो उसके नोट्स दे देंगे। अच्छा यहाँ पे ना ड्रग से रिलेटेड एक चीज़ और ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, और ये हम कर रहे हैं पेटेंट एक्ट से रिलेटेड, पेटेंट्स। ठीक है, पेटेंट्स के बारे में लिखो कि अब क्या है कि जैसे ड्रग्स या वैक्सीन हमने डेवलप कर ली, ये सब पेटेंट एक्ट द्वारा कर जाएंगी, क्या कहते हैं, गवर्न। ठीक है, और पेटेंट एक्ट करता क्या है कि प्रोसेस नहीं, प्रोडक्ट पेटेंटिंग करता है। ठीक है, फिलहाल जो पेटेंट एक्ट करता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट पेटेंटिंग। ठीक है, नॉट प्रोसेस पेटेंटिंग, वो पहले करता था। ये कब से कर रहा है, ये 2008 से कर रहा है ना, 2008 से कर रहा है ये। प्रोसेस बनाने का जो प्रोसेस है उसी को ही पेटेंट करना है। आप किसी और प्रोसेस से बना रहे हैं तो उसको अलग हम मानेंगे। तो हमने चेंज हो गया, मतलब पहला वाला WTO है, हाँ, मतलब ट्रिप्स साइन करा था उसके बाद। ठीक है, मतलब उससे पहले हमने क्या कर दिया, वो जो 2008 से पहले हैं हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, WTO से क्या प्रॉब्लम थी? कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने ये चीज़ बना, उन्होंने ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स एक एग्रीमेंट है अंडर WTO, उसमें वहाँ की कंपनियाँ ये कहती हैं भाई हमने इतनी मेहनत करके बनाया, इतना रिसर्च पे पैसा लगाया, तुम उठाकर उसको कोई तरीके से बनाकर और फिर बायसनेस होगी ना उनके फेवर में। हाँ, बट ये है ना, किसी ने रिसर्च करके वो बनाया, हम रिसर्च करके बना लेते। ठीक है, अब उस समय बात ये करी थी, हमारी सरकार ने कहा कि भाई हम ये चीज़ हटा रहे हैं, इसकी जगह हम रिसर्च पे पैसा लगाएंगे। हटा तो दिया, रिसर्च में पैसा आया नहीं। 2008। ठीक है, नहीं बात वो नहीं है, रिसर्च में पैसा आज भी नहीं आया।
ये कम से कम जीडीपी का शायद 0.5 हाँ। हम रिसर्च के लिए अलग से मतलब लास्ट में नेशनल साइंस पॉलिसी वगैरह करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो ऐसा है ना, मैं इसका वही देता हूँ आपको, नोट्स ही देता हूँ, इनको क्लास करने देते हैं, हम आगे करेंगे फिजिक्स है। हाँ मेरे को लगा नहीं था, मेरे को लगा कि नहीं होगी तो टाइम खाएंगे, बट नहीं खा सकते। ठीक है, मैं ना इसके नोट्स दूंगा, ठीक है। इसमें बस दो चीज़ें हमें करनी है, एक कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है, एक वॉलंटरी लाइसेंसिंग होती है। कंपलसरी लाइसेंसिंग ये होती है, जल्दी से देखो क्या, कि जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी से आपको लाइसेंसिंग लेनी ज़रूरी है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। वॉलंटरी लाइसेंसिंग क्या होती है, वो कंपनी कह सकती है कि हम इसको ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जनरली कब होता है, जब सरकारें इस कंपनी को पैसा इतना दे दें कि तुम इसको खोल दो, हम खोलने के लिए पैसा दे दें, तो हो गया वॉलंटरी लाइसेंसिंग। कभी कभी क्या होता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग में पूलिंग होती है कि इनके लाइसेंस इतने महंगे होते हैं, कई सारी कंपनियां मिलके पूल करके फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। बस ये पूरी चीज़ है जो मेरे को समझानी थी, इसके मैं नोट्स दे दूंगा। वो रॉयल्टी लेते रहते हैं, ठीक है।